नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार चुनाव डायरी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग बिहार चुनाव में जो आने वाले मुद्दे हैं, जो वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में और कुछ एक ऐसे एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कहीं बिहार की जनता की आवाज, बिहार के जो नेता हैं, जो आने वाले समय में दावेदारी रखने वाले हैं, उनकी क्या कार्यप्रणाली और किस प्रकार के कार्यकलाप है, उन पर भी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल। मेरे साथ जुड़ी हुई है अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। मनीष वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जो आज का ट्रेंड चल रहा है उस पर बातचीत करते हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें बिहार चुनावों की, आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों की, तो कहीं ना कहीं जो ढके छुपे तरीके से चुनाव प्रचार भी हो रहा है, एक दूसरे पे लानत मनात भी फेंकी जा रही है, जनता की बात करने की बातें भी की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, और साथ ही दूसरे दलों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई कोरोना काल में वो चुनावी राजनीति कर रहे हैं, उनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। बिहार में अभी कोरोना को छोड़कर कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। बिहार में अभी तुरंत लॉकडाउन हुआ है 15 दिनों के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिंतित है। रवि जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से अभी तमाम दल आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और उम्मीद थी कि कुछ एक गंभीर चिंतन शुरू होगा या गंभीर मुद्दों पर बात होगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बचकाने से सवाल और उनके जवाब हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में स्थानीय रूप से क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में असल में फ़र्क वही होता है कि लोकसभा चुनाव में तो राष्ट्रीय मुद्दे बहुत हद तक अगर हवा चलती है तो कारगर साबित हो जाते हैं। उनकी चर्चा व्यापक स्तर पर हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप के मुख्य बिंदु वे मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में हम अक्सर विभिन्न राज्यों के चुनाव नतीजों का जब अध्ययन करते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं थोड़ी सी और ज्यादा मुखर होकर के मुद्दे बनती आई हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि कोरोना के काल के साये में हो रहा है, तो जो स्थानीय स्तर पर कोरोना महामारी का जो एक नैरेटिव अगर विपक्ष ये बनाने में कामयाब हुआ कि सरकार बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई कोरोना से निपटने में, तो हो सकता है विपक्ष को कुछ फायदा हो जाए। लेकिन जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट देश में चल रहा है और वैश्विक स्तर पर हम अगर देखें तो शुरुआती कोरोना काल की शुरुआत में पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी, और अब भी अगर हम देखें तो भारत में शेष विश्व के मुकाबले मृत्यु दर काफी कम है। तो उस लिहाज से, कोरोना मैनेजमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि बिहार की जनता सत्तारूढ़ पार्टियों का जो गठबंधन है उनको कुछ फायदा जरूर देगी। देखिए, आज भी वहाँ बड़ी हैरत की बात है कि कोरोना को लेकर के जो पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहस बहुत शुरुआती दौर में देश के दूसरे हिस्सों में होती रही। बिहार से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तो ये बयान आप सब लोगों को याद होगा कि उन्होंने कहा कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना से डरा करके ये नागरिकता संशोधन कानून पर मोहर लगवाना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं कोरोना को मुद्दा बनाकर। ये शुरुआत में बयान आया था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर ममता बनर्जी खुद बहुत आगे हैं, क्योंकि वाकई ये कोई मोदी सरकार ने कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई भय, दहशत, डर पैदा नहीं किया था कोरोना का। ये वैश्विक महामारी है और अब सबके बात समझ में आ चुकी है। हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में भी शुरुआती दौर में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच कोरोना को लेकर बड़ी तीखी बयानबाजी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा। लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि बहुत तीक्ष्ण
बहुत धारदार और बहुत असंसदीय किस्म की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से कोरोना को लेकर लगातार हो रही है, और शायद केवल चुनावी माहौल को गरमाने का प्रयास इस द्वारा किया जा रहा है। आज का डेवलपमेंट ये है कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी, उनकी मां और परिवार में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो विपक्ष को अगर कोई पॉजिटिव पाया गया है नेता सत्ता पक्ष का या वाइस वर्सा, तो सहानुभूति जतानी चाहिए, ना कि इस तरह के आरोप जड़ देने चाहिए, इस तरह के अमानवीय आरोप जड़ देने चाहिए कि बीजेपी तो बिल्कुल तबलीगी जमात की एक फौज की तरह बर्ताव कर रही है। वो अपने कार्यालय में कोरोना फैलने से नहीं रोक पाए। मंगलवार को असल में वहां 25 बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री निवास से भी कोरोना पॉजिटिव कुछ कर्मचारियों के होने की सूचना आ ही चुकी है, और राजभवन से भी करीब 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। तो ऐसे में जब जनता के साथ बिहार एक मानवीय बर्ताव होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर बयानबाजी होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि वहां पर कोरोना पॉजिटिव होने पर किसी नेता के वो आरोप प्रत्यारोप का, तीखे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। तो ये एक ठीक बात नहीं है। मैं खत्म कर लूं अपनी बात। मुझे लगता है कि इस बार जो आपका मूल प्रश्न था कि वहां पर स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या जो पूरे राष्ट्र के जो कुछ मुद्दे हैं वे हावी रहेंगे, मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दे तो हावी रहेंगे ही, और रहने भी चाहिए विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन इस बार बिहार में मुझे ये भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि क्योंकि कोरोना मैनेजमेंट की एक तरह से की बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में है, और केंद्र सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, और बिहार में भी उसके अच्छे नतीजे, परिणाम जरूर आएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कोरोना के सहित, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर, उनका भी फायदा, उनकी भी चर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार में, जो डिजिटल चुनाव प्रचार है, उसमें हमें देखने को मिलेगी। जी, और मुझे एक चीज और भी लगती है कि जिस प्रकार से किसी को अगर कोरोना हो जाता है या उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं, ये बात मैं नेताओं की नहीं करूंगा, लेकिन एक समाज में भी ये हो गया कि कोरोना हो, किसी को अगर हो जाए तो वो बिल्कुल छूट की बीमारी है। घर परिवार के लोग भी ये नहीं समझते कि उसके लिए वो सुरक्षित रहे, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं, और समाज में जो नॉन मेडिकल स्टाफ है, जो लोग लगे हुए हैं, वो भी प्रिकॉशंस लेकर ऐसे कोरोना के मरीजों की रक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के संपर्क में आना या कोरोना हो जाना, ये ठीक है, लापरवाही हो सकती है या संपर्क में आने से हो सकता है, लेकिन कहीं से भी इसके बारे में ऐसा सोचना कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसी सोच भी रखना मेरे ख्याल से कोई बहुत उचित नहीं होगा। अनीता, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बार कोरोना कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है बिहार चुनावों में, या और क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या और मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, बिहार चुनाव बिल्कुल सर पे है, बहुत पास में है। अगर समय पे होता है तो अगर समय पे होता है तो जाहिर सी बात है मुद्दा कोरोना ही रहेगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी बन के आई है समाज के बीच में। पूरे विश्व इससे जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। बिहार जो कुछ महीने पहले तक, 2-3 महीने पहले अगर हम जाएं तो देखें तो बिहार बिल्कुल स्थिर अवस्था में था, लेकिन आज बिहार में जो स्थिति है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है जो बौखलाई विपक्ष है उसको कोरोना ही मुद्दा है। अब उसको अगेंस्ट में खेले, राजनीतिक खेल उसका रचे या प्रो में रचे, यही एक मुद्दा है जो सरवाइव कर रहा है आज देश में। आप खुद अपने आसपास देखिए, हम भूल चुके हैं कि कुछ और चीजों की भी हमें जरूरत है। हम अपनी लग्जरी को भूल चुके हैं, हम अपने पॉकेट को सीमित कर चुके हैं, हम बच के रहना चाहते हैं। आज हम किसी के घर जाते नहीं है और ना ही किसी को बुलाना चाहते हैं। ये बात आपने सही बोली कि हमें अछूत की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान इस बीमारी से इतना डरा हुआ है कि जल्दी मिलना भी नहीं चाहता है।
जो अगर कोई बीमारी से नहीं भी ग्रसित है तो उसके मन में गांव गांव तक ये भय बैठ चुका है कि अगर कोई आता है, हमको नहीं पता है कि उसको बीमारी है कि नहीं है, मैं उससे प्यार मोहब्बत के साथ अगर मिलता हूँ या मिलती हूँ तो हो सकता है वो बीमारी मेरे मेरे अंदर भी आ जाए और मेरे पूरे घर को परेशान कर सकता है। तो ये एक ऐसा डर है जिससे हर कोई बचना चाहता है। रही बात कि ये मुद्दा कितना सरवाइव करेगा, ये मुद्दा अगर, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो अभी तक वैक्सीन का कोई भी इस तरह का संकेत नहीं मिल रहा है कि कॉन्क्रीट रोड मैप तैयार हो रहा हो, वैक्सीन आ चुकी हो और सोसाइटी कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में इससे निजात पा जाएगा और वो वैक्सीन लगते ही हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। WHO के स्टेटमेंट रोज बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज दूरसंचार जो है इस तरह से फैला हुआ है कि गांव-गांव तक की खबरें जो हैं पहुंच गई हैं। बिहार में खासकर पटना की बात करें तो बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुका है। तो तेजस्वी यादव जो ये अटैक किए हैं, जाहिर सी बात है उनको यही मुद्दा नजर आ रहा है। हालांकि और भी कई मुद्दे हैं जिसपे तेजस्वी यादव उसको उजागर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इस बौखलाहट में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जनाधार कैसे बनाए, कैसे लोगों के बीच जाके आरजेडी का प्रचार करें, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते हैं, रैलियां कर नहीं सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते, वो मिलने जाएंगे तो लोग उनसे मिलना भी नहीं चाहेंगे। तो ये बहुत ही असमंजस वाली स्थिति है। ऐसे में बीजेपी जो वर्चुअल रैलीज कर रही है और जिस तरह से बीजेपी रात दिन एक्टिव नजर आ रही है कोरोना को लेकर के भी, जमीनी स्तर पे भी लोगों के मदद करने को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट विपक्ष में है। रही बात जो बीजेपी के लोग संक्रमित हुए हैं बीजेपी दफ्तर से और बीजेपी के खुद प्रेसिडेंट जो है संक्रमित हो गए हैं, ये बहुत संवेदनशील वाली बात है। उसके साथ संवेदना बरतनी चाहिए। कोई बीमार हो गया है व्यक्ति, उसके गेट वेल सुन का जो एक हमारे यहाँ प्रचलन है कि आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें, जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ये हम कामना करते हैं। वैसे में अगर कोई कर रहा है कि वो जमातियों का तबलीग की जमात का फौज हो बन चुकी है बीजेपी और ये सब, तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि जिस नरेशन को, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को, जिस गाइडलाइंस को केंद्र सरकार, राज्य सरकार खुद भी और राज्य सरकारों के मार्फत भी इम्प्लीमेंट है, अगर वहां उसमें उनसे चूक हो रही है, भले ही वर्चुअल रैली हो और लेकिन लोग इस वर्चुअल रैली में अगर बीजेपी दफ्तर में जाके शामिल हो रहे हैं, या क्योंकि वर्चुअल रैली में हम अपने घर से भी शामिल हो सकते हैं, अगर संख्या कम भी है तो उस संख्या को इतना जबरदस्त दिखाने की जरूरत नहीं है कि बाद में विपक्ष को कोई मुद्दा मिल जाए और उसको इनकैश करे। तो यहाँ पे सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद में अगर स्थिति खराब होती है तो कौन सा मुद्दा कितना हावी होगा हम नहीं जानते हैं। तो हम भले आश्वस्त हों कि हमारे लिए माहौल जो है अनुकूल है, जो परिवेश है, जो हवाएं चल रही हैं हमारे पक्ष में चल रही हैं, लेकिन हम इतना भी आश्वस्त सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं कि हम अपने 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 आप से इग्नोर्ड हो जाएं और निर्भीक हो जाएं। तो फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है और ऐसे में बीजेपी को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास से इस तरह की कुछ चीजें हो रही है, कुछ एहतियात जो है जिसमें की कोताही बरती गई है, तो उसको आगे से ध्यान में रखना चाहिए ताकि विपक्ष को ये मुद्दा जो है बड़ा करने का मौका नहीं मिले। जी मुझे लगता है कि कोरोना को चुनावी मुद्दा बनाना ये ठीक है कि राजनीति के अंदर बहुत आवश्यक है कि कोई ना कोई मुद्दा हो, तो इसमें भी सफलता और असफलता को लेकर इसको मुद्दा बनाया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भाजपा को सावधान रहना चाहिए और ये उसका दायित्व बनता है क्योंकि वो सत्ता में है, केंद्र में भी और राज्य में भी उसकी गठबंधन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उसका एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि जो वो बिहार की जनता से अपेक्षा कर रहे हैं उसके नेता उसका अनुसरण करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनसे सहानुभूति है उनके नेताओं से जिनको कोरोना हुआ है, लेकिन इस लापरवाही के लिए भी वो स्वयं जिम्मेदार है और उनको इस बात का वाकई ध्यान रखना चाहिए। और कोरोना को लेकर जो एक सकारात्मक सोच समाज को और राज्य को देनी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कब तक आएगी और अगर आएगी तो उसका क्या असर होगा व्यक्ति पर, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर ये कोरोना अगर हमारे जीवन का अंग बनने वाला है तो हमें इस बात की भी का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर वो ना फैले। और विपक्ष को मुद्दा मिले या ना मिले, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है सत्तारूढ़ दल की कि वो
आम जनता में जो भय है, आम जनता में जो दायित्व, जो कोरोना को लेकर जो एक सोच बनी है, उसको वो तोड़े और वो दूर करे। मनीष जी, अगर हम बात करें किस प्रकार से कोरोना को लेकर आम जनता में एक चर्चा है, या किस तरीके से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके की बातें वहां पर कर रहे हैं, और क्या आपको दिखाई दे रहा है वहां पर? जी, वाकई अभी के समय में कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है। चाहे जिस राज्य की बात हो, देश की बात हो, हर जगह कोरोना महामारी गंभीरता से लोगों को प्रभावित कर रहा है। अभी तेजस्वी यादव ने जो कहा कि कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात से भी आगे भाजपा निकल गई है या जदयू निकल गई है, तो उनका ये राजनीतिक बयान है और मुझे लगता है कि ये एक तरह का वो अनर्गल बयान है। जो मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए, कोरोना पर ही बहुत सारे मुद्दे उठ सकते हैं बिहार के लिए, उनको छोड़कर वो किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी को या सत्ताधारी पार्टी को इस तरह से कि कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेवार है ठहराना वाकई मतलब अनर्गल बयान है उनका, ये उटपटांग बयान है। जहाँ तक बिहार में कोरोना की बात है और इस पर सोशल मीडिया पे क्या चर्चा चल रही है, सरकार ने इसके पीछे जो कदम उठाए हैं कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, या फिर कोरोना महामारी के बहुत सारे जो प्रभावित हो रहे हैं, इससे ग्रसित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया, उस पर भी विचार करना आवश्यक है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि गृह विभाग के एक सचिव स्तर के अधिकारी कोरोना के चपेट में आ गए और एक अस्पताल के आगे वो 2 दिन तक पड़े रहे और उनका इलाज नहीं हो पाया। बाद में जब उनका इलाज शुरू हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। तो वाकई ये बहुत ही संवेदनशील बात है कि सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों कैसे हो गई कि एक अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, 2 दिनों तक अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम दोषी है। बिहार सरकार कोरोना को लेकर काम तो कर रही है, लेकिन उस स्तर पर काम नहीं कर रही है जिस स्तर पर बीमारी बढ़ रही है। सैंपल्स, अभी एक और खबर आई थी कुछ दिन पहले, इस पर भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा, चर्चा चल रहा था कि कोरोना के सैंपल्स जो इकट्ठे हुए थे वो बाढ़ के पानी में बह गए। ये मतलब इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि सैंपल्स इकट्ठे हुए और बाढ़ के पानी में बह गए और बाद में उनको फिर से खोजा गया और उनको फ्रीजर में रखा गया ताकि वो सही रहे। तो इसमें सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है। तो ऐसे मुद्दे अगर तेजस्वी उठाएं, इसके अलावा सैंपल्स इकट्ठे करने की बात हो, बहुत बढ़िया से जांच नहीं हो रहा है। हमारे अस्पताल जो है, बहुत ही कम अस्पताल बिहार के हैं जो कोरोना को लेकर गंभीर हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बाकी अस्पताल में, जिला अस्पताल जो है, और संरचना की कमी है, वहाँ पे बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है। तो इन सबों को लेकर अगर तेजस्वी इन मुद्दों को लेकर अगर उठाएं तो निश्चित तौर पर कोरोना जो मुद्दा है उनके पक्ष में कुछ आ सकता है, लोग उनके पक्ष में बात कर सकते हैं। पर किसी पार्टी को, किसी दल को जिम्मेदार ठहरा के कि वो तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैला रहा है, मतलब ऐसे बयान या तो अनर्गल है या फिर जनता इस पर ध्यान नहीं देती है। जो जनता की के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्या है कोरोना को लेकर, बहुत सारी जगह लोग लाइन में लगे हैं, 10-10, 15-15 दिन के सैंपल इकट्ठे हो रखे हैं और उनके जांच नहीं हो पा रहे हैं, उनके रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले रैपिड एंटीजन किट बिहार में भी आया, लगभग 33 या 34 हजार किट आए हैं और सारे जिलों को दिए गए हैं। इससे टेस्ट में थोड़ी सी तेजी आई है, पर जब तक जांच नहीं होगा पूरी तरह से, हर सैंपल्स के रिपोर्ट सही से नहीं आएंगे, निश्चित तौर पर बिहार कोरोना महामारी के चक्कर में दिन प्रतिदिन उलझता जाएगा, मामले बढ़ते जाएंगे। जी मनीष जी, अब इसी से एक जुड़ी हुई चीज है कि ये एक जो तेजस्वी ने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बिहार में भाजपा तबलीगी जमात की तरह काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक जो अक़लियतों का वोट बैंक है उसको साधने की भी कोशिश है, क्योंकि ये आमतौर से माना जाता है कि जब दिल्ली के अंदर ये जब तबलीगी जमात ने ये खेल शुरू किया या
जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण दिल्ली के अंदर ये बना। और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रोजेक्ट किया विपक्ष ने कि ये एंटी मुस्लिम इसलिए बीजेपी कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को करना चाहता है। तो रवि जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तबलीगी जमात का शब्द इस्तेमाल किया है ये उनकी नादानी नहीं है, सोच समझ कर उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल सोच समझकर, ये कोई नादानी में जुबान फिसल गई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सोच समझ करके ये बयान इस तरीके के खासतौर पे चुनाव अगर सर पर हों तो दिए जाते हैं। और आरजेडी हम जानते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण को साध कर बहुत वर्षों तक सत्ता का जो आनंद है वो उठाती रही है। सत्ता का बहुत सारा जो हरा हरा चारा सावन के महीने में उगता है खेतों में, वो उन्होंने झारखंड, अब तो तब झारखंड नहीं था, झारखंड बनने के बाद वहाँ भी बहुत खाया गया और बिहार में तो खाया ही गया। और अब तो चूंकि हमारे यहाँ देश में न्यायपालिका एक बहुत सम्मानित स्तंभ के तौर पर स्थापित है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो अगर अदालत से वो सजा मिल गई है उनको कई मामलों में, तो साबित भी हो गया है कि खूब जम के चारा उन्होंने, उनके परिवार ने, उनके पिता ने, उनके जो सगे संबंधी हैं, उन्होंने जो अधिकारी थे उस दौर के, उनके साथ मिलके खाया है। अभी शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे मानवीय संवेदनाओं की। बात बिल्कुल सही है कि जब महामारी कोई इस स्तर पर फैलती है, पहले भी वैश्विक महामारियों का सिलसिला दुनिया ने झेला है, बहुत समय तक उनका दंश झेला है। मुझे एक अल्बेर कामू, एक फ्रेंच राइटर है जिनको 1952 में नोबेल सम्मान भी मिला था, उनका एक उपन्यास का कथानक याद आ गया जब आप अतुल जी मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहे थे और अनीता जी मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहे थे। मुझे वो उपन्यास उनका एक मास्टरपीस है, एक क्लासिक है, प्लेग करके एक उपन्यास है अल्बेर कामू का। मुझे लगता है बिहार अपडेट के सारे दर्शकों को वो जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें प्लेग एक शहर में फैलता है तो जिसको हम लॉकडाउन कह रहे हैं आज की भाषा में, उस समय भी यही प्रोटोकॉल रहे होते थे कि जब एक किसी हिस्से में कोई महामारी फैलती थी तो लॉकडाउन होते थे और कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते थे। तो उस एक शहर के लोगों की जैसे जैसे चूहों से प्लेग फैलने की खबरें आती हैं, उसके परकोटे बंद कर दिए जाते हैं, उसके दरवाजे पहले बंद होते हैं, फिर परकोटों पे सैनिक तैनात कर दिए। वो जो माहौल उस शहर का उस समय अल्बेर कामू की कलम से जीवंत हुआ है, वो आज तो हम कुछ नहीं भोग रहे उस समय जैसा, उस समय जैसी कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं झेल रहे। हाँ, जब खबरें आती हैं कि परिवार वालों ने माँ का शव लेने से इनकार कर दिया, पिता का शव लेने से इनकार कर दिया, तो बहुत ऐसी खबरें झकझोरती हैं मन को। तो मानवीय संवेदना सच है कि सामूहिक जब कोई कष्ट आता है समाज पर तो थोड़ी सी कुंद होती है, लेकिन वहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आगे बढ़ के, अभी जो प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, एक डॉक्टर हैं जो पिछले 72 दिन से 75 दिन से घर नहीं गए, वो केवल वीडियो कॉल से अपना बातचीत कर लेते हैं घर पे। तो बात में अपनी जो मनीष ने कहा कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो तेजस्वी यादव को अगर उठाएं तो शायद उन्हें फायदा मिले। लेकिन मनीष को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की जब कोई बीमारी हो या और कोई संकट हो, युद्ध की परिस्थितियां हो, तब बहुत सारे मामले लापरवाही के सामने आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत काम अच्छा नहीं हो रहा है। असल में मीडिया जो है, सोशल मीडिया और मानवीय स्वभाव जो है, वो इस तरह का हो गया है कि जो नकारात्मक उदाहरण उसके सामने पड़ता है उसको रिपोर्ट वो पहले करता है। तो अच्छी बातें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, बिहार में भी हो रही होंगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि तेजस्वी यादव अगर व्यक्तिवादी, अराजक और बड़े असंवेदनशील बयान इस तरीके से देंगे, कोई नेता बीमार हो जाए तो हमें फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहिए, अच्छे प्रतिपक्ष का धर्म निभाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से कोई मतलब सिद्ध नहीं हुआ करते।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिन मानवीय संवेदनाओं और संवेदनशीलता की हम बात कर रहे हैं, ये भी ठीक है कि कमियां, क्योंकि ये राज्य की महामारी नहीं है, देश की महामारी नहीं है, वैश्विक महामारी है। और लगभग पूरा विश्व इसको अलग अलग तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है। फिर भी जो सवाल बनते हैं, अगर उनको तार्किक ढंग से उठाया जाए, और दूसरा मैं फिर कह रहा हूँ कि एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हम इस संकट काल में कैसे मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है समाज को एक साथ खड़ा होने की। और दुर्भाग्य है कि जो हमारे नेता हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों में ही समय बिता रहे हैं। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। अरविंद केजरीवाल अकेले झंडा लेकर चल रहे थे, केंद्र सरकार के साथ खम ठोक कर लगे हुए थे, हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। बाद में उन्हें बुद्धि आई जब उनके हाथ से सारी चीजें निकल गई। फिर केंद्र सरकार ने बीच में इंटरफेयर किया, अमित शाह खुद जमीन पर उतरे, और उसके बाद अब दिल्ली की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। और अभी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है कि भाई दिल्ली जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रही है वो देखना चाहिए, एनसीआर को उसका काम करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने भी थोड़ा अपने आप को बड़ा दिल रखते हुए ये कहा है कि भाई इसमें सबका योगदान है। तो चाहे उन्होंने जैसे भी कहा, लेकिन इस समस्या से जूझने के लिए लगता है कि सबको एक साथ आना चाहिए सामने, और चुनाव का मुद्दा अभी ना बनाते हुए, और जब आए वक्त तो उस समय लेना चाहिए इसको। बिहार अपडेट में हम जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के साथ आपकी चर्चा करा रहे हैं, उसमें इन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से बिहार की आने वाली राजनीति हो, कैसे नेतृत्व आपको मिले। इसके बारे में आप अपनी राय, अपनी सोच भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। biharupdate@gmail.com पर हमारा ईमेल आईडी है। आप हमारा मोबाइल ऐप गूगल ऐप से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता जी आपका भी धन्यवाद। मनीष जी आप भी इस चर्चा से जुड़े, आपका भी धन्यवाद। बिहार चुनाव डायरी में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।